समझते हो। देखिए हमारे सुपर सिविल कोर्स में अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर लास्ट क्लास हम लोगों ने और डिस्कशन कर लिया था अबाउट कि एटॉमिक साइज क्या होती है, कैसे हम अलग अलग एटॉमिक साइजेस एंड एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं और कैसे उसका वेरिएशन देखते हैं। देखा था लेफ्ट राइट चलने पर एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होता है, और हम लोगों ने इसका डी ब्लॉक में वेरिएशन देख लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर जा रहे हैं विद वेरिएशन इन पी ब्लॉक। तो अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो मेनली हमें 13 ग्रुप देखना है। सिर्फ वेरिएशन इन पी ब्लॉक देख लेते हैं पहले तो पी ब्लॉक में वही जनरल ट्रेंड फॉलो होता है। जनरल ट्रेंड क्या होता है? इट फॉलोज जनरल ट्रेंड जो आप अच्छे से जान चुके हो अब कि लेफ्ट राइट चलने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक चीज। अच्छा, अब यहां पर मेनली आपको देखना है वेरिएशन 13 ग्रुप के। कौन से ग्रुप में? 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप को अगर मैं देखूं 13 ग्रुप तो देखो उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। आप इस पर्पज से ना सीखे कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, बस बातों को समझने की कोशिश करें। मैं आपके सामने इनकी एटॉमिक साइज का डेटा लिख रहा हूं। बोरोन की जो एटॉमिक साइज है वो 0.88 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। इसकी जो एटॉमिक साइज है 1.45 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। इसकी एटॉमिक साइज 1.225 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। इसका एटॉमिक साइज 1.67 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका एटॉमिक साइज 1.7 एंगस्ट्रॉम। तो आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यूज आई है इनका रीजन आप ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। तो ध्यान से देखें, अगर मैं पहले दो एलिमेंट्स को देखूं तो बोरोन से एल्यूमिनियम में एकदम से साइज में बहुत बड़ा जंप आ गया है। 0.88 से ये 1.45 पहुंच गया। इसका रीजन बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बोरोन को देखो तो भाई बोरोन एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। और एक नॉन मेटल के लिए हम कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं? बिल्कुल, हम इनके लिए डिफाइन करते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या डिफाइन करते हैं? कोवेलेंट रेडियस हम डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो तो देखो एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक मेटल है और एक मेटल के लिए हम कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं? इनके लिए हम डिफाइन करते हैं मेटालिक रेडियस। क्या डिफाइन करते हैं? मेटालिक रेडियस। और ये तो अब गांव का बच्चा जान चुका है, इन दोनों में से क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस जो है वो मेटालिक रेडियस से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो इसलिए एक तो देखो मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस है, दूसरा आप नीचे मूव कर रहे हो तो एक नया शेल ऐड हो रहा है। तो दो फैक्टर हैं जो साइज में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए बोरोन और एल्यूमिनियम के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, अब आप आओ तो यहां क्या हुआ? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो गया। ये कैसे हो सकता है? भाई गैलियम का साइज तो एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, है ना? तो अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बताओ ये जो है आपका कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड है। और ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। आप ध्यान से देखो, गैलियम से पहले और एल्यूमिनियम, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों पीरियड्स के बीच में, थर्ड और फोर्थ पीरियड के बीच में, यहां पर आपको 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंपली ऑन मूविंग फ्रॉम थर्ड पीरियड टू फोर्थ पीरियड, there exist 10 d block elements in which the last electron enters in n-1 d subshell। बोलो ऐसा होता है ना? तो आपके जो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर n-1 डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। अब जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी सबशेल में जाएगा तो उसमें क्या होता है? आप सभी जानते हो कि इसकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, Z इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन increases and साइज। ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम का साइज कंपेयर करो तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम से आता है ना, सेम बोल देते हैं, 0.2 का डिफरेंस है। बट हाँ, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से रिलेटिवली छोटा होता है और उसका रीजन है ये। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इसको नाम दे देते हैं। तो ध्यान रखना
ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, एक डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है सिर्फ ग्रुप 13 में ही काम करता है मेजरली, क्योंकि यहीं पर सबसे प्रोनाउंस, जस्ट उसके बाद ही आ गया है। 14-15 में तो ऑलमोस्ट फेड हो जाता है, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि एफ की एक तो शील्डिंग पावर सबसे कम है, एफ में इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आते हैं 14, तो उसके हिसाब से प्रोटॉन्स भी ज्यादा ऐड होते हैं, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस होता है। लेकिन कभी भी अगर आपको 13 ग्रुप में, कहां पर 13 ग्रुप में थर्ड और फोर्थ पीरियड में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना, अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपके सामने काम में आएगा देखना, तो वहां आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम में आता है। फिर से देखें, आपको एक मेजर वेरिएशन दिख रहा है, इनकी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सिमिलर साइज ऑफ इंडियम एंड थैलियम इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग provided by F electrons in lanthanoid elements which exist between what? Indium and, ठीक है, तो इंडियम से थैलियम के बीच में वही आपके 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं 14 लेंथेनॉइड्स, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? N-2F। इसकी क्या होती है? बहुत ही बर्बाद शील्डिंग होती है, सो पुअर स्क्रीनिंग, और पुअर स्क्रीनिंग की वजह से यहां पर क्या होता है? Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से साइज क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन यहां पर एक शेल ऐड हो रहा है, एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर साइज को कम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट बैलेंस कर लेते हैं और साइज में आपको कोई बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आता है। तो पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में साइज का वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं, समझें। कभी भी 5th से 6th पीरियड आप मूव कर रहे हो तो आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा, और 13 ग्रुप में अगर आप 3rd से 4th पीरियड मूव कर रहे हो तो वहां पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अभी इसी के अंदर और चीजें देखनी है। अभी तक हम एटम्स की साइज कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। अब हम साइज कंपेयर करेंगे आयंस की। तो डालें नेक्स्ट, साइज ऑफ आयंस, ठीक है। तो देखो, साइज ऑफ आयंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप सभी जानते हैं दो तरह के आयंस हो सकते हैं, कैटायन हो सकता है और एक एनायन हो सकता है। तो एक होता है मेरे पास पेरेंट एटम। क्या होता है? पेरेंट एटम। अब इस पेरेंट एटम से या तो क्या बन सकता है? एक कैटायन बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है? एक एनायन बन सकता है। दो ही चीजें बन सकती है, ठीक है। जब पेरेंट एटम से कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। सिंपल सी बात है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मेरे पास मैं क्या लूं एग्जांपल, बताओ, आप ही बता दो क्या ले लें। कार्बन ले लें एक बार के लिए, कार्बन लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने पेरेंट एटम लिया कार्बन। ध्यान समझना, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर एक टर्म बोलते हैं P/E रेशियो, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो 6/6 कार्बन के लिए कितना है? वो 1 है। दिख रहा है आपको? अब जब कार्बन एक कैटायन में बदलेगा, लेट्स से कार्बन बदलेगा C+ में, देखो जैसे C+ में बदला, प्रोटॉन का नंबर तो अनचेंज रहेगा, लेकिन अब हाँ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो इसका जो P/E रेशियो है वो कितना आ गया? 6/5, जिसे आप 1.2 बोल सकते हो। वहीं अगर जब कार्बन एनायन बनेगा, लेट्स से C- बना, तो C- बना तो इसके पास प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। इसका जो P/E रेशियो है वो बन जाएगा 6/7, which will be around 0.85, कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अच्छे से कि P/E रेशियो जो है वो क्या हो रहा है? कैटायन बनते टाइम बढ़ रहा है और एनायन बनते टाइम कम हो रहा है। होना भी, क्योंकि एनायन बनते टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, आपका जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, तो वैल्यू अपने आप ही कम होने वाली, ठीक है। तो P/E रेशियो से मतलब क्या है? देखो बहुत मतलब है। आप देखो जो पेरेंट एटम था कार्बन, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन थे
और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं इसको दोबारा से एक और बार, है ना। ऐसे समझो कि ये आपके पास कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक दिस है। अब ये 6 प्रोटॉन मिलके इन 6 इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। अगर हम कैटायन की बात करें, कैटायन की, तो कैटायनिक केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो चुका होगा। ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब आपका जो सेकंड शेल है उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ प्रोटॉन अब भी 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 5। अगर आप यहां पर बात करोगे यहां पर, तो यहां पर न्यूक्लियस, ये वही फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस बार सेकंड शेल में 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 6 प्रोटॉन्स आर एक्सर्टिंग अट्रैक्शन ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या हो रहा है, वही 6 प्रोटॉन्स आर एक्सर्टिंग अट्रैक्शन ऑन 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बताओ अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा हो, दिख रहा है, बताओ क्या याद रखने की जरूरत है। यहां पर क्या है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहां पर 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। दैट मींस यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, सो साइज विल डिक्रीज। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ना ही बढ़ना है। यहां पर क्या होगा, यहां पर रिलेटिवली लोअर अट्रैक्शन, सो साइज विल इंक्रीज। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब एक पेरेंट एटम को आप उसके कैटायन और एनायन से कंपेयर करोगे तो साइज क्या होती है, चेंज होती है। कैटायन की साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटी होगी और एनायन की साइज बड़ी होगी। आप सोचो अगर इस पे +2 चार्ज आ जाए तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर उस केस में 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे ना, तो अट्रैक्शन फोर्स हाँ और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो हम इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो। आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो प्रोटॉन्स का बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे तो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स अपने आप ही कम होगा। इसलिए आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि साइज जो होता है, साइज ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज and is inversely proportional to the magnitude of positive charge। और इन सब का रीजन क्या होता है, रीजन जो बेस है इन सब का कोर वो है P/E रेशियो। P/E रेशियो बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, P/E रेशियो कम होगा अट्रैक्शन कम होगा। इसलिए अब हम सिंपली बोल सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन size of parent atom and size of anion is always greater than size of parent, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप C- को O- से कंपेयर करो, नहीं, वो एटम से अलग है, हम पेरेंट एटम से बात कर रहे हैं। C- की साइज C से ज्यादा होगी और C+ की जो साइज होगी वो क्या होगी, C से यानी कार्बन से कम होगी। तो हम कंपेयर करते हैं पेरेंट एटम। शांति होगी ना, वो एसी बंद किया, बहुत तेज आवाज कर रहा था, गर्मी बहुत है ना, बहुत गर्मी मुश्किल से। खैर आपके बात समझ में आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, आसान बहुत है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही कम होता जाएगा। जैसे आप देखो C2+ C+ से छोटा होगा, C+ C से, C- C2-, ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइज का ऑर्डर बन जाएगा। तो P/E रेशियो इनकी साइज को डिटरमाइन करता है। कॉपी करें। चलिए अब देखें, इसी तरह आपके पास क्या होता है ना, साइज आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में। किसमें आती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर साइज आती है। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट आपके पास जो केस है दैट इज साइज इन
आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, आइसोलेटिक सीरीज बोल दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल लो, रादर वो बेटर टर्म है। सीरीज की जगह आप टर्म यूज कर लो यहां पर स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, नाम से लग रहा है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो जैसे हम शुरू करें कार्बन से, तो कार्बन के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। अब अगर मैं C4 माइनस लिख दूं तो देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, हो जाएगा ना। फिर आप आ जाओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर मैं इस पे N3 माइनस लगा दूं। ऑक्सीजन, उसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 माइनस लगा दो तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे आपके पास F माइनस कितने हैं, 9 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे नोबल गैस को मैं नहीं ले रहा हूं नियॉन, क्योंकि आप जानते हो नोबल गैस के लिए तो हम वैन डर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं, चलो ले लेते हैं, चलने दो, यह है नियॉन, ठीक है। तो यहां आ जाएंगे 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सोडियम, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस लगा तो दो, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, +2 चार्ज आते ही 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपके पास आ गया Al3+, 13 यहां प्रोटॉन्स होंगे और 10 यहां पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे होंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, ये चलता है साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब सॉरी ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब साइज देखते हैं, तो साइज वही आप देखो P/E रेशियो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जैसे से आप एनायन से कैटायन की तरफ मूव करते जा रहे हैं, P/E रेशियो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो भाई P/E रेशियो बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये तो हो गया रीजन। अब समझना बड़ा आसान है, दिख रहा है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन उतना ही कम, साइज उतना ही बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा और साइज उतना ही कम। तो सिंपल सी बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए जो साइज होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज and is inversely proportional to magnitude of positive charge. सिंपल। तो बताओ अब साइज का ऑर्डर क्या बनेगा, यहां पर C4 माइनस सबसे बड़ा, फिर N3 माइनस, फिर O2 माइनस, F, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस। सिंपल है, सिंपल। कभी भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स मिल जाए, एलिमेंट्स है ना, मॉलिक्यूल को मतलब ना, मॉलिक्यूल का तो अलग फंडा होगा, ठीक है। तो ये साइज का ऑर्डर होगा। अब देखो इनमें जो नियॉन है, मैं इसको इसीलिए नहीं ले रहा था, नियॉन क्या है, नियॉन के लिए हम डिफाइन करते हैं वैन डर वाल रेडियस। क्या डिफाइन करते हैं, वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, बाकी सबके लिए कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस होगी। आप क्या करो ना, अभी जब नियॉन यहां पर है, ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज होगा। अब मैं बताता हूं आपको कैसे होगा, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट और करेक्ट ऑर्डर है, भाई नियॉन का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है। अब क्या देखो नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं तो साइज बढ़ भी सकता है, तो हम वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए जनरली नोबल गैस इन्वॉल्व नहीं होती है, नोबल गैस इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए मैं नोबल गैस को नहीं रख रहा था। तो अभी हम नोबल गैस को यहां से हटा देंगे, क्योंकि फिर हमें डेटा चाहिए। देखो सीधी सी बात है, डेटा चाहिए होता है, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो अभी C4 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर N3 माइनस, फिर आपके पास होगा O2 माइनस, फिर आएगा F माइनस, फिर आएगा Na प्लस, फिर आएगा Mg2 प्लस, फिर आएगा Al3+, ठीक है। हाँ, हम नियॉन को सबसे आगे बोल सकते हैं क्योंकि उसके लिए क्या डिफाइंड होती है, वैन डर वाल रेडियस। लेकिन हाँ, हमें डेटा चाहिए होगा, डेटा के बिना हम बात नहीं करते, और ये आपसे पूछेगा भी नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। इतना तो आप समझ के चलें, वो इन्वॉल्व नहीं करता है। पर हाँ, कभी कभी आपसे बोल देगा कि हम सबको सेम स्केल पर ले लें। इफ रेडियस इज मेजर्ड एट सेम स्केल। अब आप समझो, देखो ये सब नॉन मेटल्स थे, इनके लिए कोवेलेंट रेडियस होती है, ये मेटल्स इनके लिए मेटालिक रेडियस होती है, इसके लिए वैन डर वाल रेडियस होती है। अभी तीनों के स्केल अलग अलग हैं। अगर हम तीनों को एक ही स्केल पे ले आए, या तो सबकी वैन डर वाल रेडियस देखें, या सबकी कोवेलेंट रेडियस देखें, या सबकी मेटालिक रेडियस देखें, एक स्केल पे ले आए, फिर उस केस में क्या होगा, फिर नॉर्मल ऑर्डर चलेगा। C4 माइनस सबसे बड़ा, फिर N3 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर आपके पास कौन आएगा, F माइनस, फिर आएगा नियॉन,
फिर आपके पास आ जाएगा वही Na+, फिर Mg2+ और फिर Al3। तो देखो अगर सेम स्केल पर है तब तो आप नॉर्मल ऑर्डर चलाओगे, लेकिन अलग अलग स्केल पर है तो वैन डर वाल रेडियस डिफाइंड होती है नॉन मेटल्स के लिए, तो वही सबसे बड़ी, नोबल गैसेस के लिए तो वो सबसे बड़ी होगी और बाकी में आपका नॉर्मल ऑर्डर चलेगा। तो जरूर ध्यान रखना, साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज चार्ज पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो एक छोटा सा और मैं आपको वेरिएशन सिखाता हूं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज कंपेयर द साइज ऑफ Li+, Mg2+ एंड Al3+। ध्यान देना, चेक कर लेना आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या फिर नहीं है। ट्राई करो। चलिए कर लिया कंपेयर। तो देखिए बहुत ही आसान है। अब देखें Mg2+ और Al3+, तो ये तो मुझे दिख रहा है 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों तो क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दिख रहा है ना आपको भी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक इस पे चार्ज ज्यादा, उसका साइज कम। तो Al3+ और Mg2+ में तो Mg2+ बड़ा होगा। अब बचा Li+ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। इसमें 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो यहां पे आपका लिथियम है, ठीक है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, नीचे आता है मैग्नीशियम और फिर आता है एल्यूमिनियम। तो लिथियम जो है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड पीरियड को, ठीक है। और ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं थर्ड पीरियड को, मतलब 2 ही Mg और Al। तो अब आपको अगर देखें तो भाई डाउन द जाने पर साइज बढ़ता है और लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या होता है, कम होता है, आप जानते हो। तो लिथियम से मैग्नीशियम आप क्या कर रहे हो, देखो डायगोनली आ रहे हो, इधर से इधर आए साइज बढ़ा, इधर से इधर आए साइज कम हुआ, यहां साइज बढ़ा, यहां साइज कम हुआ। तो देखो ये डायगोनल आ गया। आप आगे चल के पढ़ोगे भी, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है ये मैं आपको बता भी चुका हूं बेसिक्स के अंदर, डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम मैग्नीशियम की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। खैर वैसे हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो Li पे प्लस चार्ज आया और Mg पे कितना आया है, +2 चार्ज आया है, ठीक है। तो इनके P/E रेशियो का भी फर्क पड़ता है। तो अभी ध्यान देना, आपको ऐसा लग सकता है कि सेकंड पीरियड का कैटायन है इसलिए साइज में छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन दोनों से ही आपका Li+ साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक छोटा सा वेरिएशन है, आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, दोनों ही मेटल है, एटॉमिक रेडियस डिफाइंड होगी। अब इनके ऊपर जब चार्ज आएगा तो फिर क्या होता है, साइज और डिक्रीज होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये थी आपकी एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, आयंस की साइज। आयंस की साइज में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमें कंपेयर करनी पड़े, ठीक है, इसको टॉपिक बना के लिख लो, वैसे तो कभी पूछा नहीं गया है, बाय चांस कभी पूछ ले, कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ H-, F-, Cl-, Br- एंड I-। हम इन पांचों का साइज कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल तरीके से देखो, ऑब्वियसली देखो, अगर नॉर्मल तो मैं आपसे बातें नहीं करता, सिखाता नहीं, समझा रहा हूं, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग चीज है, ध्यान देना आप। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, सबसे छोटा होगा साइज में। हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया तो ठीक है, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई सबसे बड़ा इसमें आयोडीन होगा, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। क्यों है वो देख लो आप, कि आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, और हाइड्रोजन बेचारा फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है। तो माइनस 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 चार्ज आया तो ऑब्वियसली फिफ्थ पीरियड वाला एनायन क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर हम यहां पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखें, क्या लिखें, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है कि भाई I- सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F- और फिर H-। जो आम जनता सोचती है, मैं भी आपकी जगह होगा तो यही सोचूंगा, नॉर्मल जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो इससे बहुत डिफरेंट होता है, और उसका रीजन समझाता हूं। भाई ऑर्डर तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करेंगे, अब उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। तो जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है कि हाँ I- सबसे बड़ा होता है,
लेकिन उसके बाद H माइनस होता है। क्या बात करो सर, इतना बड़ा Br माइनस Cl माइनस F माइनस सबको क्रॉस कर जाता है। बिल्कुल यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऑर्डर पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एज सच कभी पूछा तो नहीं गया है, शायद पूछा भी ना जाए, बट ठीक है, एक वेरिएशन है जो आप लोगों को यहां पर सीख लेना चाहिए। आओ देखते हैं इसका रीजन क्या है। मैं समझाता हूं आपको। देखो इसका रीजन क्या है। हाइड्रोजन, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये है आपका हाइड्रोजन। वहीं अगर मैं फ्लोरीन की बात कर लेता हूं, क्लोरीन की बात कर रहा हूं, किसी की भी बात कर लो, तो अगर मैं आपसे फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 4 5 6 7 to 9 हो गए। अब अगर मैं F माइनस बनाऊं तो प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अगर मैं H माइनस बनाऊं, यहां से H माइनस बनाऊं, H माइनस के न्यूक्लियस में तो एक प्रोटॉन रहेगा, लेकिन अब इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हो गया H माइनस। तो देखो अगर आप फ्लोरीन एटम देखो, फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन एटम के लिए P/E रेशियो 1 होता है, 9/9। हर न्यूट्रल एटम के लिए 1 ही आएगा। यहां हाइड्रोजन के लिए भी P/E रेशियो 1 ही था। अब क्या हुआ, जब F से F माइनस बना तो देखो जो नया P/E रेशियो है उसमें प्रोटॉन तो 9 है और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, वो आ गया 0.9। तो यहां से आप देखो तो 10% का डिक्रीज है इन P/E रेशियो। इसका मतलब इसी वजह से F माइनस का साइज बढ़ेगा। वो हम देख भी चुके हैं अभी कि एक एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप यहां पर आओ, यहां देखो, अगर मैं यहां P/E रेशियो निकालूं तो वो आ गया 0.5। अरे 1 से 0.5, यहां पर क्या आ गया है, 50% रिडक्शन, सीधा आधा हो गया। 50% रिडक्शन इन P/E रेशियो, और यही इसका लॉजिक। अब क्या है, P/E रेशियो 50% हो गया, अट्रैक्शन फोर्स 50% से कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, और वो इतने दूर चले जाते हैं कि साइज Br माइनस को भी क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो आप ये ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन atom, the P/E ratio reduces to half, due to which what happens, attraction force decreases significantly and size increases rapidly। तो साइज क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। तो ये जो रैपिड इंक्रीज हो इतना ज्यादा होता है कि वो Br माइनस को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो मुझसे अगर आप पूछो इंपॉर्टेंस के स्केल पर, तो मैं इसको वैल्यू दूंगा 2/10, मतलब 20% चांसेस है, मतलब 10 के स्केल पर इसका नंबर है 2, इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि H से H माइनस बने तो आप समझना कि P/E रेशियो जो आधा हो गया है, इसलिए उसके साइज में क्या होगा, इंक्रीज जो होगा एब्रप्ट होगा। ठीक है, तो बस यही थी आपकी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, उसके अलग अलग फॉर्म्स। अब तो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, तो क्वेश्चन आपको अपनी शीट में से भी करने हैं, साथ ही साथ यहां भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो आप स्टार्ट करते हैं, देखें क्वेश्चंस के साथ। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, which one of the following has the highest value of ionic radius, बताओ। तो पहले चेक करो कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो आप देखो O2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, B3 प्लस बोरोन का एटम नंबर 5 होता है, तो इसमें तो नहीं होता है ना, 5 में 3 के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और Li प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो देखो Li प्लस और B3 प्लस में देखूं तो ऑब्वियसली B3 प्लस जो है वो Li प्लस से छोटा होगा, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें O2 माइनस F माइनस से बड़ा होगा। अब आपको इन चारों में सबसे बड़ी साइज देखनी है, तो दिख रहा है साफ साफ भाई O2 माइनस सेकेंड पीरियड का है, ये भी सेकेंड पीरियड के ही है होने को, तो ठीक है।
लेकिन ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, एक्चुअली ये फर्स्ट पीरियड के साथ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें आप देखोगे तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पी बाई रेशियो के रिलेटिव इसका कम होगा, तो O2 माइनस का साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखें ए ऑप्शन आपको इसका आंसर दिया हुआ। अब ये AIEEE 2004 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछ ले जाते हैं कई बार। देखें अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियस ऑफ एन एटम। पहला, वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स रेडिया लार्जर देन दोज ऑफ कोवेलेंट रेडियाई बिकॉज द वैन डर वाल फोर्स आर मच वीकर देन द फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन एटम्स इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो हमने सीखा था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब तो दोनों एटम्स ऐसे इतना क्लोज रहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, लेकिन जब वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एटम्स नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। अब अगर है ही नॉन बॉन्डेड कंडीशन में तो अट्रैक्शन फोर्स तो कम ही होगा ना, होगा, है ना, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अब आप इनमें ना आंसर्स मत देखा करो, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, ये आदत डालो। इनऑर्गेनिक अगर आपको दिमाग से निकालना है कि रटने का सब्जेक्ट है तो आपको एक चीजों पर ध्यान देना, हर स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया खुद से खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। 90% इनऑर्गेनिक लॉजिकल है, 10% तो हाँ याद रखनी होती है, रटनी होती है, वो हर सब्जेक्ट में होता है। मैथ्स में भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपको फॉर्मूले रटने होते हैं, फिजिक्स में भी आपको फॉर्मूले रटने होते हैं, ठीक है, आप काइनेमेटिक्स शुरू हो गया होगा, ठीक है। होता क्या है, जो आपको जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पैराबोला के जो आपका पैराबोला बोला सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें कई फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं, तो हर जगह होता है, हर सब्जेक्ट में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो यूज करते करते याद होते हैं। वहां पे आप क्वेश्चन ज्यादा करते हो इसलिए आपको याद ज्यादा होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस कम करते हो इसलिए आपको याद कम होता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका है हर लाइन को ढंग से पढ़ें और खुद से खुद को समझाने की कोशिश करें। ये देखें, द मेटालिक रेडियाई आर स्मॉलर देन द वैन डर वाल रेडियाई सिंस द बॉन्डिंग फोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल लैटिस आर मच स्ट्रॉन्गर देन दे। बिल्कुल सही है, मेटालिक के अंदर क्या होता है, एटम्स का जो ओवरलैपिंग रीजन छोटा होता है, लेकिन अगेन ये कोवेलेंट, ये मेटालिक, ये वैन डर वाल, हाँ तो यहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट। स्टेटमेंट्स है, देखो मल्टीपल चॉइस है तो ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। अच्छा ये रहा, ये आंसर हो गया, देखो बोथ ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, कर सकते हो ना, है ना। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, ये देखो सी दिया हुआ है, मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विद द एलिमेंट। ओके, अच्छा ये आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, करें डिस्कस, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही सॉल्व करता रहूं, ठीक है, आपको करना है। देखो मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विद द एलिमेंट, ठीक है, कोड दिए हुए हैं, एलिमेंट दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। अब आप देखो, यहां मत देखो, यहां देखो, हम अपना नॉर्मल लॉजिक यूज करते हैं। मुझे दिख रहा है सभी के सभी सेकंड पीरियड के हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दिख रहा है भाई लेफ्ट राइट चलने पर साइज डिक्रीज होती है, क्या सोचना है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन तो आने से रहा, है ना, साइज ही तो बात कर रहा है, कर लो। मतलब ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको इसमें, 66, तो कैसे दिया हुआ है, थर्ड का, हाँ ठीक, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिए थर्ड का जो है वो आंसर होगा टी, थर्ड का टी दिख रहा है कहीं पर, तो देखो ये दोनों तो गए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आप चाहो तो सबको सॉल्व करो, है ना, आपको छोटा तरीका दिखाता हूं, या आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो फर्स्ट का आर, सेकंड का क्यू, सेकंड का क्यू एस, फोर्थ का, तो सेकंड और फोर्थ में लोचा है। अब आप देख लो फोर्थ कौन है, बोरोन, और सेकंड कौन है, कार्बन, तो कार्बन की थर्ड हाईएस्ट वैल्यू होगी, थर्ड हाईएस्ट नहीं सॉरी ऐसा बोलो, थर्ड स्मॉलेस्ट, थर्ड वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो सबसे छोटी वैल्यू 66, उससे बड़ी है 77, उससे बड़ी है 70, लाहौल विला कुव्वत, मैथ्स खराब हो गई, है ना, उससे बड़ा है 74, उससे बड़ा है 77, उससे बड़ा है 88 और उससे बड़ा है 111। तो वैसे वैल्यू दिख गई, सारी मैच कर लो। तो बेरिलियम हो गया 111, बेरिलियम यानी फर्स्ट का आंसर हो गया आर, बोरोन सेकंड का आंसर हो गया, सेकंड कौन है, कार्बन, हाँ देखो अब ये गलती हो सकती है ना, सेकंड कौन है, कार्बन है 77, तो 77 आ रही है एस, सेकंड का हो गया एस, ठीक है, बस दिख गया आंसर, थर्ड का टी है, फोर्थ का क्यू होगा और फिफ्थ का पी होगा, सी ऑप्शन, हाँ देखो सी ऑप्शन, आसान था ना, बड़े आसान होते हैं। अब बताओ कहां रटना पड़ा, क्या आपको रटना पड़ा, नहीं ना, निकाल दो दिमाग से, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, फंडे क्लियर हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियस इज करेक्ट, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेम ग्रुप के थोड़े ना ये, नहीं नहीं, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे आएगा।
वह लेफ्ट राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम करने पर इंक्रीज होता है। मैं आपको सिखा चुका हूं, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है। लिथियम मैग्नीशियम का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बट लिथियम का छोटा होगा। तो मैग्नीशियम लिथियम से बड़ा होगा और लिथियम बेरिलियम से बड़ा होगा। देखो ये गलत है, ये आना चाहिए था बेरिलियम इनमें सबसे छोटा होगा, फिर लिथियम और फिर मैग्नीशियम, इसलिए गलत है। ये देखो, ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। देखो H+, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब वो आपने एक इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया, ये H है, तो जब H+ बनाओगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, सबसे छोटा है। H- की कहानी मैं आपको भी सिखा ही चुका हूं, Li+ H+ से बड़ा होगा, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिख रहा है मुझे। अगला देखो OFNE, ये गलत है क्योंकि OFNE लेफ्ट राइट चलने पर डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होगा और नियॉन का फ्लोरीन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नियॉन के लिए आप कौन सी रेडियस डिफाइन करते हो? वेंडर वॉल रेडियस डिफाइन करते हो, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये देखो लीना की रब से फरियाद, आर भी आ गया ना चाहिए था और सी इधर है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी। देखो आंसर बी आ रहा है आंसर। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, मुझे आंसर दिख गया तब बी है, लेकिन फिर भी मैंने सारे ऑप्शंस को सॉल्व किया, सारे ऑप्शंस को। क्यों? क्योंकि ये मेरी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। ना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना, वो सीखो आप मुझसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक, अब देखो हर टाइम तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपको पढ़ना है। मैंने आपसे क्या कहा, 11th क्लास में इतना टाइम होता है कि आप ये सारे काम कर सकते हो और ये आपकी आदत बन जाती है। 12th क्लास में ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हर एक ऑप्शन चेक कर, हो सकता है आपका आंसर आ गया, आपने पीछे देख लिया, आपका आंसर मैच कर गया है। लोग क्या ऑप्शन आंसर आते छोड़ के चले जाते हैं, नहीं नहीं, सही आंसर आना और गलत ऑप्शन को हटाना दो अलग अलग पॉइंट है, और दोनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसलिए हर ऑप्शन को सॉल्व करो, हर ऑप्शन को, तभी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, अगर हम इनकी एटॉमिक साइज देखें, एटॉमिक साइज, तो देखो मैंने आपको बताया कि गैलियम छोटा होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर इंडियम और फिर थैलियम। एक सेकंड देना मुझे, चलिए सॉरी। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये इनका ऑर्डर है। अब क्या जनरल अगर हम देखें तो ये होता है Ga3+, Al3+, In3+ एंड Tl3+। क्या भाई सब पे +3 चार्ज आ गया है, तो +3 चार्ज आ गया है, तो आपका ऑर्डर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप देखोगे कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दो अलग अलग चीजें हैं। जब आयंस के साइज की बात करोगे तो इनके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन पहले जा चुके होंगे। जैसे आप देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, बोरोन वाले ग्रुप का, इसका होता है NS2Np1। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ये बनेगा आपके पास, एल्यूमिनियम तो हो गया 3s2 3p6 सॉरी 3p1, ये हो गया 4s2 4p1, और इससे पहले आपका 3d भरा होगा। तो अब क्या है, इन सभी के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन तो जा चुके होंगे, जब तो ये +3 आएंगे सारे के सारे। तो +3 में एज सच कोई डायरेक्ट आपका मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट हैं वो काम नहीं करते हैं। इनकी साइज जो है वो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों की साइज में तो क्या था, आउटर इलेक्ट्रॉन थे। अब आउटर इलेक्ट्रॉन बचे नहीं तो 3d वाले इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे आप देखो एल्यूमिनियम गैलियम को देखो, तो गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। हमने क्या कहा था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, जब हम सिर्फ गैलियम एटम की बात करते हैं। अब जब आपके पास गैलियम +3 आयन है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, अब ये तो गए। अब बताओ कौन शील्ड करेगा किसको? अभी पूरा थर्ड शेल है, ठीक है। आप Al3+ को देखोगे 1s2 2s2 2p6 क्या बनेगा 3s2 3p6, देखो ये भी थर्ड शेल आ गया, समझ पा रहे हो। तो अब इन दोनों में आप देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्डर क्या आने वाला है, गलत। क्योंकि जब हम वो कंसेप्ट लगा रहे कंट्रैक्शन, तो भाई वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन थे 4s वाले, अगर यहां 4s का इलेक्ट्रॉन बचता तो हाँ हम फिर से शील्डिंग लगाते हैं,
अब तो बचा ही नहीं है, नहीं बचा है ना। तो अब आप इनकी साइज नॉर्मल तरीके से कंपेयर करो, तो नॉर्मल तरीके से देखोगे तो Al3+ सबसे छोटा आएगा, फिर Ga3+, फिर In3+, और फिर Tl3। तो अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए हैं तो फिर आपको कोई शील्डिंग विल्डिंग लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके सब सेम शेल में आ रहे हैं, दोनों के दोनों। आगे चलोगे तो हो जाएगा 4s2 4p6 4d10। तो अब आउटर शेल 4 हो चुका है। इन दोनों में देखो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें नया शेल आ गया होगा, तो साइज लगातार बढ़ते जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी नहीं होगा, इसका क्या होगा, ए होगा। समझ पा रहे हैं? तो 13 ग्रुप में जो मैंने आपको एक वेरिएशन सिखाया उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसका रीजन मैं आपको जो समझा चुका हूं, कोई उलझुल नहीं है, पूरा डेटा है और रीजन भी आपके सामने है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपने आज पहली बार देखा है, हो सकता है कभी पूछ ले तो आप इसे गलत करके आ सकते हो, हाईलाइट कर लेना इस डेटा को, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ऐड कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिए। तो ये तो आसान है, देखो करो ट्राई आप, पहले हो गया है ना, दिख रहा है मुझे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखो K+ Ca2+ Cl-S2। इसका तो नंबर 7 होता है, 7 + 1 18, 16 + 2 18, 19 - 1 18, 20 - 2 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, खत्म, आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, O2 - S2 - Se2 - Te2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 16 ग्रुप बन गया, सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, ओ स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और सभी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो भाई और तो कुछ है नहीं, सिंपल है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा। T2- सबसे बड़ा और O2- सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर सी, लल्लू सा क्वेश्चन है ना। चलिए और देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ये देखो ये गलत है, H+ इसके पीछे आना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, उल्टा आना चाहिए, ये रहा सही वाला, O2- F- Na+, ये बिल्कुल सही है। Al3+ Mg+, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, N3- सबसे आगे आना चाहिए, गलत है, बस तो ऑप्शन सी। तो कितना आसान है, कितना आसान। अमंग द एलिमेंट CaMa लिख दिया, सो इसने Mg कर देना इसको, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो देखो कौन कौन कहां कहां पर है, यहां तक पास देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर, और फिर आता है क्लोरीन। ठीक है, और एक है कैल्शियम, तो कैल्शियम के नीचे आता है, देखो मैग्नीशियम कैल्शियम में कैल्शियम बड़ा होगा। लेफ्ट राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है, सबसे छोटा कौन हो गया इनमें, क्लोरीन हो गया, है ना। तो क्लोरीन सबसे छोटा, फिर अगला नंबर आएगा फॉस्फोरस का, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, खत्म। बी ऑप्शन दिया क्या आंसर, नहीं दिया। समझ पा रहे हो? तो कुछ नहीं करना, कहां रटा बताओ, मैंने कुछ रटना पड़ा, लिखो, अरेंज करो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। ये देखें, ही लिख दिया, सॉरी, द सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ये देखो अपन ने भी किया भी था ना, ये तो ऐसा ही भाई, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक और ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ इसका साइज बड़ा, यहाँ इसका साइज बड़ा, इन दोनों में इसका साइज बड़ा और इन दोनों में इसका साइज बड़ा, तो Na+ सबसे बड़ा। फिर अगला नंबर आएगा Li+ का, क्यों, क्योंकि इन दोनों में मैंने आपको सिखाया था Li+ बड़ा होता है थोड़ी देर पहले ही। फिर Mg2+ और सबसे छोटा कौन होगा, B2। नाली मांगे भी, नाली मांगे भी, अच्छा डी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, बी में ही काम चल गया। देखो AEEE 2009 का एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे और कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी शीट के अंदर, उन्हें जरूर ट्राई करें। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी के अभी, आज के आज ही आपको एटॉमिक रेडियस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सारे अपनी शीट में से करने, यही मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सारे यहाँ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और मूव करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट अगली, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। आज मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास हम इनके और डिटेल्ड वेरिएशंस, एक्सेप्शंस, उन सब की भी बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, IE हम इसे प्यार से बोल देते हैं,
या फिर कई बार आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लिखा हुआ मिलता है। एंथैल्पी टर्म एक्चुअली एनर्जी को ही डिनोट करता है, थर्मोडायनेमिकल टर्म है, अभी आप इसके बारे में इतना जानते नहीं हो, इसलिए अभी आप इसको सिर्फ वही देख सकते हो हीट, कि एक प्रोसेस में कितनी हीट आई या गई, उसी को हम उसका एंथैल्पी चेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, एंथैल्पी चेंज होता है ऐसा, देखो मैं समझा दूं, कोई भी एक प्रोसेस हुआ, ठीक है, और ए से बी, तो इस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एक्सचेंज हुआ वो एंथैल्पी चेंज होता है। हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई भी सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट लेता या देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। अब क्योंकि एंथैल्पी चेंज है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है, तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ये नाम तो आपने अच्छे से सुना है ना, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जहां पर क्या होती है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और ऐसे ही डेल्टा एच के लिए जब नेगेटिव हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, वहां पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, और एंडोथर्मिक जहां पर हीट क्या होती है, बेसिक सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, नाम से लग रहा है आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाना। आयन कब बनता है, हाँ, जब हम एक न्यूट्रल एटम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करें इसकी डेफिनेशन के ऊपर, देखो समझना है ना। मान लो ऐसे बात करता हूं क्लोरीन, मुझे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भाई क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपने भी देखा पढ़ा। तो अब इससे एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा, है ना। तो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो आप एक सिंगल एटम को लेते हो, किसको लेते हो, सिंगल एटम को। तो देखो हम आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके सामने। इट इज डिफाइंड एज, अच्छा एक चीज और मैं पूछ लूं आपसे पहले, कि मान लो मैं किसी भी एटम की बात करता हूं, क्लोरीन की बात करता हूं, न्यूक्लियस है, ये इनर शेल है या आउटर शेल, और उसमें इलेक्ट्रॉन है। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, बिल्कुल बंधा हुआ है। अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने की एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी, समझ में आता है ना आपको, देनी पड़ेगी ना। क्यों, अरे भाई अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करना है इसको, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी ही होगी। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम कभी भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए उसे बोलते हैं डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from an isolated gaseous atom। ये इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड किसी जुड़ा हुआ नहीं हो, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ताकि अगर सॉलिड लिक्विड में होगा तो दूसरे अट्रैक्शन फोर्सेस भी हो सकते हैं। गैसियस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा। तो वो जो एनर्जी आपको चाहिए होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिक सी बात यह है कि एक न्यूट्रल एटम को उसके करस्पॉन्डिंग कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर हम उसे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, बोलने का टर्म अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो ये बात कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब आप देखो, अब हम ये बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इन पे आप फोकस करो। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो जो सबसे पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, वो तो है साइज ऑफ एटम। अब आप खुद देख सकते हो, उसमें कोई रटने वाली बात नहीं। आप मुझे बताओ, मेरे पास दो तरह के एटम है, ठीक है, एक ये एटम है ए, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है बी, ये इसका न्यूक्लियस है।
बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहां से? हाँ, है ना, मुझे ए से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ए का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, उस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा, तो वहां एनर्जी सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। तो आपको दिख रहा है जितना छोटा एटम साइज क्या होगी उतनी ही, सॉरी, जितना छोटा एटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। चलिए, दूसरा फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर है हमारा, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बताओ, क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा? ये तो गांव का चच्चा खुद ही समझता है। क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्ट। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस, इसे हम लोग पेनिट्रेशन पावर भी बोलते हैं। एक सिंगल वर्ड बनाने के लिए। बाकी आप ध्यान से समझें कि एक ऑर्बिटल अगर हम देखेंगे तो मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास ध्यान रखना सबसे क्लोज होता है s ऑर्बिटल या s सबशेल, फिर होता है p, फिर होता है d, फिर होता है f। ठीक है, आप देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए l के लिए होती है 0, इसके लिए l के लिए होती है 1, इसके लिए l के लिए होती है 2 और इसके लिए l के लिए होती है 3। तो एक चीज आप ध्यान रखना, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, as value of L increases, distance of orbital from nucleus also increases. That is s orbital is closest to nucleus. s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के क्या होता है, सबसे ज्यादा क्लोज होता है। अब अगर s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, दिख भी रहा है आपको, बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा? एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर और डिटेल्स बताता हूं इसमें आपको। चलिए, ठीक है, तो अब इसी चीज को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, चलो कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन तो आप बाद में ट्राई कर लेना। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करोगे, अगला पॉइंट इसमें ऐड करो कि सिंस s ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी will be required to remove an electron from it. तो देखें, अगर हम सेम शेल में हैं, फॉर सेम शेल, तो अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल रहा है तो सबसे ज्यादा होगी, फिर p और फिर d और फिर सेम शेल का मेरा मतलब है फॉर एग्जांपल 2s 2p, तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो आपके पास 3s है, 3p है, 3d है। तो अगर आप सेम शेल में हो तो सेम शेल में s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 3s से निकल रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और 3d से निकालने में सबसे कम देनी पड़ेगी। अगर शेल डिफरेंट है, देखो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, नहीं मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं चीजें। आपको वो दो फैक्टर देख लिए, साइज और एटॉमिक रेडियस, आपने साइज और z इफेक्टिव। तीसरा फैक्टर जो है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर आपके शेल अलग अलग हैं तो आप अच्छे से जानते हो, जहां हायर शेल होगा या आउटर शेल होगा वहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम। फॉर डिफरेंट शेल्स
चेक डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई ऑर्डर याद नहीं रखने। माना आपसे बोलूं एक जगह इलेक्ट्रॉन 3s से निकला है, एक जगह 4p से निकला है और एक जगह 6d से निकला है। अरे तो भाई अब sp-df थोड़ी चलेगा। इनमें देखो सिक्स्थ शेल तो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा और ये थर्ड शेल न्यूक्लियस के बहुत पास होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस देखते हैं। आपको दिख रहा है साफ साफ कि इस केस में क्या होगा, जो थर्ड शेल है वो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है ना। अब मान लो इसी में मैं एक और ऐड कर दूं ना, आप बोले सर वो सेम ही चल रहा है ना, ये एक और पॉइंट ऐड करता हूं उसमें। मान लो 2p है, तो अब ऐसा PS sp-df नहीं है ऐसे तो सबसे आगे है, नहीं 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 भैया, सेकंड शेल है, सेकंड शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। सेकंड शेल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड सिक्स्थ शेल इज फारदेस्ट। So easy to remove electron। ठीक है, तो ये आपको देखना होता है, ध्यान रखना। चलिए, ऐसे ही एक और फंडा होता है, एक और फंडा मतलब एक और फैक्टर है फोर्थ, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखें आपके पास दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, जैसे p ऑर्बिटल है तो p में आपने देखा p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब अगर इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे तो हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, और इनमें अगर दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे हम बोलते हैं फुल फिल्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीधी सी बात है, if electron is removed from more stable half filled and full filled configurations, more energy will be required। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो तो आपको एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना है थर्ड और फोर्थ है दोनों ही फैक्टर, ठीक है, बोथ दीज फैक्टर वर्क ओनली फॉर एलिमेंट्स हैविंग atomic number difference of 1 unit, यानी डेल्टा Z एटॉमिक नंबर में चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि नेबरिंग एटम्स, आप हर जगह नेबरिंग एटम्स में आप इसे कंपेयर कर पाते हो। कैसे, मैं आपको ये बताता हूं। तो अब देखें, ये सारे फैक्टर सीखने के बाद हम बात कर सकते हैं इसके वेरिएशन की। अगर कॉपी करो फटाफट से आप इसे, पॉज करके कर लो, हो गया। चलिए अब देखें, ध्यान दें, अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो पहले तो हम बात करते हैं जनरल वेरिएशन। तो भाई जनरल वेरिएशन क्या कहता है, दिख रहा है आपको साफ साफ कि अगर हम जनरल वेरिएशन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब आप चलते हो तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो लेफ्ट राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वही बात है, फिर से एक नया शेल ऐड होता जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत कम करनी पड़ेगी। सही है। अब देखो बहुत ध्यान से देखें, जैसे मैं आपके सामने सेकेंड पीरियड को लेकर चलता हूं। सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कौन कौन है भाई, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है और फिर नियोन है। तो नियोन तो नोबल गैस है। ठीक है, अब आप देखो लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो जनरल ट्रेंड बोलता है Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा,
देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 और बेरिलियम का है 2s2। इन दोनों में देखो तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दो रीजन है, एक लेफ्ट राइट चलने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है और दूसरा ये फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, इनमें से इसमें एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बेरिलियम से हम बोरोन चलते हैं तो देखो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p1। ध्यान से देखो, अगर हम पीछे चलें, हमारा जो थर्ड फैक्टर था ये वाला दिख रहा है आपको। अगर कौन से ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन निकालो तो देखो आप सेम शेल में हो, सेम शेल में आप देखो सेकंड शेल दिख रहा है ना आपको, शेल देखना तो अच्छे से आ गया। अब आप देखो यहां इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन 2p से निकल रहा है, तो देखो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोरोन से ज्यादा। ठीक, क्यों? इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s which is more closer to nucleus। हर एक चीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूं मैं आपको अच्छे समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो बेरिलियम बोरोन, अब बोरोन कार्बन में देखोगे तो फिर से क्या होगा, कार्बन की आयनाइजेशन ज्यादा होगी। और अगर आप इन दोनों को भी कंपेयर करो तब भी कार्बन की आयनाइजेशन क्या होगी, बेरिलियम से ज्यादा। क्यों? मैंने आपको क्या सिखाया, देखो बस पीछे चलो, ये दोनों ही फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला और ये वाला दोनों ही कब किस पे काम करते हैं, जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस एक यूनिट का हो, सिर्फ नेबरिंग एटम्स में, अड़ोसी और पड़ोसी, इधर वाला अड़ोसी इधर वाला पड़ोसी। मतलब बेरिलियम के लिए ये लिथियम अड़ोसी है और बोरोन पड़ोसी है, सिर्फ इन दोनों के बीच में काम करेगा। जंप करते यहां साइज डिक्रीज हो रहा है और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है का फैक्टर काम करेगा, तो अब कार्बन का ज्यादा होगा। फिर से देखो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन लिखते हैं कार्बन का, तो कार्बन का होता है 2s2 2p2। फिर कार्बन नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो 2s2 2p3। अब आप ऑक्सीजन से कंपेयर करो तो ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4। जनरल ट्रेंड तो कहता है बढ़नी चाहिए, लेकिन देखो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों से ही ज्यादा स्टेबल है, तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से भी क्या होगी, ज्यादा। फिर आप आगे आ जाओ, ऑक्सीजन फ्लोरीन में चलोगे तो फिर से फ्लोरीन की ज्यादा होगी 2s2 2p5 और फिर किसकी होगी, नियॉन की 2s2 2p6। इन दोनों को कंपेयर करो तो फिर से नाइट्रोजन की फ्लोरीन से क्या होगी, कम। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया है, अब कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा काम नहीं करेगा। तो ये शेल वाला फंडा कौन से ऑर्बिटल से निकल रहा है और कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा, दोनों ही फंडे आपके सिर्फ अड़ोसी और पड़ोसी के लिए काम करते हैं। अगला एलिमेंट जंप कर गए तो फिर से आपका वही Z इफेक्टिव का रोल आएगा। तो अगर मैं इनका ओवरऑल ऑर्डर देखूं आयनाइजेशन एनर्जी का, तो देखो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा, यहां पर नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नंबर आ जाएगा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा है, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा आपका वही कार्बन, फिर बोरोन नहीं आएगा, कौन आएगा, पहले बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन और फिर कौन आएगा, लिथियम। तो इस तरह से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो, नियॉन फिर फ्लोरीन। देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा है, बट ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन कार्बन में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा होगा, फिर कार्बन, फिर यहां पर स्विच होगा बेरिलियम बोरोन लिथियम। एग्जैक्टली इसी तरह आप थर्ड पीरियड वालों को भी अरेंज कर सकते हैं। तो यह है आपका टर्म आयनाइजेशन एनर्जी, यह है वो फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और आज मैं आपको बस यहीं तक पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आपको आयनाइजेशन एनर्जी की और वेरिएशन सिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, उनकी बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग केसेस में कंपेयर करते हैं, और फिर आपको मैं एक और चीज सिखाऊंगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज वो क्या होती हैं, कैसे उनसे डील करते हैं। ठीक है, अभी आप आपकी शीट में जो एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस दिए वो सारे क्वेश्चन कर लें। प्रीवियस ईयर में जो एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन आए एक बार कर लें, फिर दोबारा मैं आपको जो प्रीवियस ईयर की एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगा तो आपको दोबारा तो करनी है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।